डॉक्टर M.R. रंजन एवं डॉक्टर B.R. रंजन एक ऐसा नाम है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये दंपति पिछले 20 साल से लगातार जनता की सेवा करते आ रहे हैं। डॉक्टर मिसेस B.K. रंजन जो BAMS बिहार यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और गायनोकोलॉजिस्ट एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ साथ आयुष गवर्नमेंट ऑफ बिहार में मेडिकल ऑफिसर के पद पर जीरादेई PHC में कार्यरत हैं। डॉक्टर M.R. रंजन MBBS की पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से किया और तत्कालीन मलेरिया, डेंगू एवं टाइफाइड के चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर सिवान में कार्यरत हैं। इन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडल से भी नवाजा गया है। आइए सुनते हैं इनसे महिलाओं की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर सवालों के जवाब। नाम है आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 डिग्री हिंदी। और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित ढेर सारी जानकारियों के बारे में। तो इसी क्रम में आज हम आप पहुँचे हैं डॉक्टर मिसेस B.K. रंजन जो BAMS बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, साथ ही साथ स्पेशलिस्ट हैं OBS और गायनोकोलॉजिस्ट और चाइल्ड, और साथ ही साथ मेडिकल ऑफिसर भी हैं आयुष गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और उनके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर M.R. रंजन MBBS पटना से हैं और साथ ही साथ ये दोनों एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से सारे मरीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो इसी क्रम में आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बात करेंगे और इनसे लेंगे ढेर सारी जानकारियाँ। मैडम, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू न्यूज़ 360 डिग्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए हम लोग के से महिलाओं के बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जो हमारी महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में किस तरह का आप जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, ये चीज़ हमसे पूछें। मतलब सबसे पहला प्रश्न आता है कि जब महिलाएं जो हैं उनके स्वास्थ्य में तरह तरह की आजकल गिरावट दर्ज की गई है। महिलाएं का स्वास्थ्य हमारे लिए और मानव समाज कल्याण के लिए एक अभिन्न अंग है, क्योंकि महिलाएं हमारे स्वास्थ्य प्रबंधन का भी एक अभिन्न अंग है। साथ ही साथ महिलाएं लगभग हमारे समाज का आधा हिस्सा है। एक लड़की युवा अवस्था में पहुंचती है तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ उसको मासिक धर्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका मासिक धर्म समय से नहीं होता है, यानी अनियमित मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से उनके गर्भधारण में समस्या आती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि अनियमित मासिक धर्म के क्या कारण हैं? देखिए, अनियमित मासिक धर्म के कारण कहने का मतलब है कि हर महिलाओं का या हर स्त्रियों का, लड़कियों का मासिक धर्म हर महीने में निकलने वाला जो रक्तस्राव है उसको हम लोग मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। और इसमें अनियमितता, जब बच्चेदानी के बगल में जो अंडा का विकास होता है जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी से अंडों का विकास होता है, उस अंडों के विकास में कभी कभी हर मंथ में उस अंडे से जो वो अंडाशय से जो अंडा निकलता है और वो मासिक धर्म का कारण बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो अंडा फूट नहीं पाता है, यानी कि वो ओवम फूटता नहीं है, वो सिस्ट के रूप में डेवलप कर जाता है, इस वजह से उस मंथ में मासिक धर्म नहीं आ पाता है, जिसको हम लोग आज के भाषा में PCOD कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम कहते हैं। तो वो चीज़ एक कारण है अनियमित मासिक धर्म के। दूसरा बात है कि उसमें एक चीज़ और होता है, जैसे कि जैसे AMH जिसके बारे में बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन क्या है? ये हार्मोन मासिक धर्म में होने वाले अंडा के रिजर्व को बताया जाता है कि अंडा में कितने बॉडी में जब बच्ची पैदा लेती है उसके ओवरी में जो भी एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो हमेशा
वो एक रिजर्व संख्या में होता है, जो कि उसको ये निर्धारित करता है कि ये मासिक धर्म रेगुलर होगा या फिर ये गर्भ धारण करने का ये कारण बनेगा। लेकिन कभी कभी AMH कम होता है, जिससे भी ऐसा नहीं है कि उसे गर्भ धारण नहीं होता है, गर्भ धारण होता है। लेकिन ये जो PCOD की समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो हो जाती है, गांठें बन जाती है, जिसके वजह से ये अनियमित मासिक धर्म होते हैं और गर्भ धारण करने में थोड़ी दिक्कतें आती है। मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब कोई भी महिला मासिक धर्म के चक्र से गुजरती है तो उसके शरीर से रक्त का स्त्राव होता है, जिसके वजह से उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो ऐसे समय में आयरन की कमी को दूर करने के लिए क्या क्या खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, भोजन में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं लेनी चाहिए जिनसे उनके आयरन की कमी को रोका जा सके? देखिए, मासिक धर्म होने ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। इसमें एक औसतन जो मात्रा है, उस मात्रा में अगर हर मंथ में मासिक स्राव होता है, उसको हम लोग नॉर्मल मासिक स्राव मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मासिक स्राव अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में, स्त्रियों में या फिर लड़कियों में खून की कमी, एनीमिया की शिकार होती हैं। इसका सबसे पहला खाद्य पदार्थ में और मेडिसिन, दो तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। पहला तो कि खाद्य पदार्थ में जितने भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले, खून बढ़ाने वाले जितने भी हरे साग सब्जी हैं, पालक हैं, ये दाल हैं, हरी सब्जियां हैं, इन सबों का सेवन कराना चाहिए। दाल में प्रोटीन ये सब भरपूर मात्रा में मिलता है, उन सबों का सेवन कराना चाहिए, वो खाएं। प्लस मेडिसिन में जहाँ तक की बात है, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ कैल्शियम वगैरह भी प्रोटीन दिया जाता है, बट आयरन की कमी के लिए ये फॉलिक एसिड, आयरन का शीरा, फॉलिक एसिड यही काफ़ी होता है उनके लिए। खाद्य पदार्थ में वही मतलब हरी साग सब्जी, दाल, पालक, ये सब चीज़ इनको सेवन करना चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न है गर्भ अवस्था से रिलेटेड। गर्भ अवस्था में महिलाओं के खुराक और स्वास्थ्य की देखरेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे बच्चे का स्वास्थ्य और महिलाएं दोनों का स्वास्थ्य जुड़ा होता है। तो ऐसे में किस तरह की देखरेख की ज़रूरत होती है, ऐसे में किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है? जब महिला गर्भवती होती है तो वो उनमें, उनके गर्भ पालन में, जिसमें मतलब बच्चे हैं, बच्चा पेट में जब पल रहा होता है तो बच्चा, माँ के खुराक पे बच्चे का डेवलपमेंट निर्धारित होता है। माँ अगर सही बैलेंस डाइट लेती हैं, सही मात्रा में खुराक लेती हैं, सही नींद लेती हैं और स्वस्थ रहती हैं, तो वैसा ही बच्चा भी उनका सही ग्रोथ करता है, डेवलप करता है। अब इसमें बात आ जाती है कि इनका क्या सावधानी, तो इसमें सबसे पहले कि वेट लिफ्टिंग, भारी सामान नहीं उठाना या फिर बहुत ज़्यादा मतलब झुक के बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, ये सब सावधानी बरतनी चाहिए। भोजन आयरन से युक्त लेना चाहिए, कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए, विटामिन D3 प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए, प्रोटीन इनको प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। ये सब मतलब कि ये 9 महीने का जो गर्भ धारण होता है, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम होता है ऐसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि उनको नॉजिएटिक टेंडेंसी होती है, वीकनेस होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है। तो ये सब चीज़ उनके में काफ़ी बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से भोजन के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है। उस स्थिति में उनको हम लोग कुछ मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि डॉक्सिलामाइन हुआ, जैसे ये आयरन फॉलिक एसिड हुआ। डॉक्सिलामाइन इसलिए देते हैं कि वो वॉमिटिंग टेंडेंसी उससे कम होती है। फॉलिक एसिड देते हैं, आयरन देते हैं, जिससे कि बच्चा प्रॉपर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका ग्रोथ प्रॉपर हो सके। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में हम आते हैं, जब उसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मेरा अगला प्रश्न है स्तनपान से रिलेटेड। आजकल मॉडर्न ज़माने में
कुछ महिलाएं हैं जो बच्चों को स्तनपान नहीं कराती है, जबकि ये कहा गया है कि माँ का दूध बच्चे के लिए अति उत्तम माना जाता है और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो कुछ महिलाएं जो स्तनपान नहीं कराती है, उस स्थिति में इस तरह अगर स्तनपान ना कराने की स्थिति में महिलाओं को किस किस तरह की रोग का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, महिलाओं को तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे फर्स्ट माँ का जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें हाई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल को हम लोग अमृत कहते हैं, है ना, उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल की लड़कियां इस चीज़ को जो नहीं जानती हैं वो उस चीज़ को नहीं कर पाती हैं, लेकिन जिन लड़कियों को जानकारी है या हम लोग कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि बेटा आप लोग इस चीज़ को कीजिए, यानी कि फर्स्ट दूध, माँ का पहला दूध बच्चे के लिए फर्स्ट आहार उन लोगों के अमृत के समान होता है, उनको ज़रूर देना चाहिए। और स्वच्छ साफ सफाई के बाद उन बच्चे को पहला स्तनपान कराना चाहिए। और जिससे अगर वो नहीं कराती हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन जो वो हाईली प्रोटीन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल में हाई प्रोटीन होता है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। इस कंडीशन में स्तनपान जरूर कराना चाहिए। अगर वो नहीं कराती हैं तो उनके साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, बाद में चल के कैंसरस प्रॉब्लम आता है। ये सब चीज़ लास्ट में उनमें सबसे पहली बात तो कि गांठें बनती है, उसमें ये वुंड डेवलप करते हैं, मतलब एब्सेस हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, गिल्टी हो जाती है, जो कि बाद में ऑपरेशन का भी समस्या आ जाता है। ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता है। मेरा अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक गोलियों से। आजकल बहुत सारे महिलाएं हैं या बहुत सारे नवयुवक हैं, नव जोड़े हैं जो नई शादी होती है तो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते नहीं हैं, फैमिली प्लानिंग से कतराते हैं, जिसके वजह से वो सोचते हैं कि थोड़ा और समय दे दिया जाए, अपना जीवन थोड़ा और खुल के जिया जाए, क्योंकि बाद में जब बच्चे हो जाएंगे तो लाइफ थोड़ी बिजी हो जाएगी। इस चक्कर में वो लोग गर्भ निरोधक गोलियाँ या कुछ और भी इससे रिलेटेड सामग्री यूज़ करते हैं या कोई दवाइयाँ लेते हैं। तो इस तरीके से लगातार गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करने से क्या क्या नुकसान होता है? ऐसे तो आजकल नए जोड़ों को गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंतर चाहते हैं, बिल्कुल बेशक सही बात है कि वो चाहते हैं कि हम अभी प्लान करें फैमिली के लिए, बच्चे अभी आने में हम थोड़ा सा टाइम लें कि बच्चे अभी पैदा ना करें, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आप टाइम लीजिए। लेकिन इसके एवज में आप गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन ना करें, इसलिए कि आगे चल के गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा सेवन करने से इनफर्टिलिटी डेवलप करने का चांसेस बनता है। आप उसके लिए बहुत सारा उपाय है, उसमें जो हम लोग बताते हैं, मतलब कि पीरियड्स के बीच की जो ओव्यूलेशन पीरियड है, वो ओव्यूलेशन पीरियड को बचा करके आप एक साथ कंजुगल लाइफ बिताएं। और दूसरी बात, कंडोम्स का जो भी है ये सब यूज करें, बट गोलियां ना खाएं, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन ना करें, कोई मादक द्रव्य या फिर जो इस तरह का है वो सब चीज़ का सेवन ना करें।